नमस्कार, मेरा नाम है सुजाता पामेगम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत। इसके ऊपर हमने टॉपिक वाइज ब्रीफली समझाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीन भारत, इसके ऊपर टॉपिक वाइज वीडियो प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। और ऋग्वेदिक एज के ऊपर भी टॉपिक वाइज ब्रीफली डिस्कस क्या हुआ है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। अंग्रेजों ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों शक्ति हासिल की। भारतीय वस्तुओं के व्यापार से भारी मुनाफा कमाना। प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में बंगाल पर विजय प्राप्त करना। 1765 सीई में बंगाल में दीवानी के राजस्व संग्रह अधिकारों को सुरक्षित करना। अंततः इस राजस्व का उपयोग शासकों को खत्म करने के लिए किया गया और इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। इकोनॉमिक इम्पैक्ट of British colonialism. British colonialism. British colonialism. प्लासी युद्ध के बाद 1757, प्लासी युद्ध के बाद 1757 में बंगाल पर विजय प्राप्त। Conquering Bengal in 1757 see after Battle of Plassey. Okay, securing the revenue collecting right of Divani in Bengal. Right of Divani. Right of Divani in Bengal. Right of Divani in Bengal. 1765 C. Okay, right of Divani in Bengal, 1765. Finally used the revenue for elimination of the ruler and therefore established the British authority. The British colonialism does worsen the economic condition of the country. Economic impact, अर्थव्यवस्था में प्रभाव, अर्थनैतिक प्रभाव। The struggle of British colonialism, देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट। Economic impact. Economic impact. The struggle of British colonialism. आर्थिक प्रभाव। Three stages of colonialism. Three stages of colonialism. ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के 3 चरण। व्यापारिक पूंजी का काल 1757 से। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण। 3 stages of colonialism. Period of merchant capital. पहला the period of merchant capital. ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की 3 स्टेजेस में पहला है मर्चेंट कैपिटल। ओके, मर्चेंट कैपिटल 1757 से 1831 merchant capital. The first phase was characterized by mercantilism marked by the drain of wealth from India and direct colonial plunder by the East India Company through monopoly in trade and its other policies. व्यापारिक पूंजी काल, मर्चेंट कैपिटल। व्यापारिक पूंजी काल 1757 से 1831 में प्रथम चरण की विशेषता थी। ओके,
व्यापारिक, जिसमें भारत से धन का निष्कासन तथा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार में एकाधिकार और उसकी अन्य नीतियों के माध्यम से प्रत्यक्ष औपनिवेशिक लूट शामिल थे। नेक्स्ट पीरियड है द पीरियड ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल, ओके, इंडस्ट्रियल कैपिटल 1813 टू 1858। इंडस्ट्रियल कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल की सरण है, इंडस्ट्रियल कैपिटल की सरण है 1813 टू 1858, ओके। The second phase of characterized by free industrial capitalism or laissez-faire। सेकेंड फेज में क्या था? laissez-faire यानी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, प्री इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, प्री इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, थ्री स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म की 3 चरण में इंडस्ट्रियल कैपिटल में प्री इंडस्ट्रियल कैपिटल, फ्री इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और laissez-faire। laissez-faire mode or pre-industrial capitalism witnessed the deindustrialization and ruralization of India and the commercialization। 3 कॉलोनियलिज्म स्टेज की इंडस्ट्रियल कैपिटल सेकेंड फेज है जो इसका कैरेक्टराइज है फ्री इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म या laissez-faire मोड, ओके। द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल 1813 to 1858। The second phase was characterized by pre-industrial capitalism or laissez-faire mode, witnessed the deindustrialization and ruralization of India and the commercialization of Indian। इंडस्ट्रियल कैपिटल पीरियड, इंडस्ट्रियल कैपिटल पीरियड औद्योगिक पूंजी का काल 1813 से 1858 से। दूसरे चरण की विशेषता मुक्त औद्योगिक, ओके, दूसरी चरण की विशेषता 1813 से 1858 मुक्त औद्योगिक पूंजीवाद का laissez-faire मोड थी दूसरे चरण, जिसमें भारत का विउद्योगीकरण और ग्रामीणकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यवसायीकरण हुआ। उपनिवेशवाद की 3 चरण में 3 स्टेज की दूसरे स्टेज में एग्रीकल्चर इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू अ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स एंड अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। दिस वॉज in a way one way trade as India benefited nothing from it। कृषि भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार और कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया गया। ये एक तरह से एक तरफा व्यापार था क्योंकि भारत को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। द पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल, मर्चेंट कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल के बाद फाइनेंस कैपिटल। द पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल, पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल 1860। Period of finance capital 1860। In 1860 onward, the third phase was period of financial capitalism, witnessed
finance imperialism through export-import firms, exchange banks, introduction of railways, post and telegraph, etc. The British thus made India a market of manufacturers and a supplier of raw materials. फाइनेंस कैपिटल पीरियड, वित्तीय पूंजी की अवधि 1860 ऑनवर्ड, 1860 के बाद। तीसरा चरण वित्तीय पूंजीवाद का काल था, जिसमें निर्यात आयात, विनिमय बैंकों, रेलवे, डाक और टेलीग्राफ आदि की शुरुआत के माध्यम से वित्तीय साम्राज्यवाद देखा गया। पूंजी की अवधि 1860 के बाद। ओके, इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को निर्माताओं का बाजार और कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया। उपरोक्त 3 चरणों ने विभिन्न समुदायों को प्रभावित किया है। उपरोक्त 3 समुदाय, उपरोक्त कौन 3 समुदाय? व्यापारिक पूंजीकाल, औद्योगिक पूंजीकाल और वित्तीय पूंजी की अवधि। कारीगर समुदाय, विनिर्माण औद्योगिक। ब्रिटिश शासन के दौरान कारीगर समुदाय किसी भी अन्य समुदाय की तरह बर्बाद हो गया था। उन्हें कंपनी की एंट्रियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया और धीरे धीरे वे कंपनी की बंधुआ यानी कर्जदार गुलाम बन गए। व्यापारिक और वाणिज्यिक समुदाय, भारतीय व्यापारिक समुदाय सीधे उत्पादकों से माल नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि कंपनी ने 1757 और 1813 सीई के दौरान भारतीय व्यापार में एकाधिकार बनाए रखा था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कम या शून्य लाभ हुआ और साथ ही व्यापार में गिरावट आई और ब्रिटिश निर्माण में आयात व्यापार में वृद्धि हुई। टैरिफ और सीमा शुल्क, बिक्री पर कर और बाद में रेलवे में माल परिवहन दरों में भेदभावपूर्ण नीतियों ने भी देसी व्यापारिक समुदायों को बर्बाद कर दिया। व्यापारिक समुदायों के इस तरह के विनाश ने एक स्वतंत्र देसी व्यापारी, बुर्जुआ या मध्यम वर्ग के उदय और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास को लंबे समय तक विलंबित कर दिया। नेक्स्ट है कृषि समुदाय। कृषि समुदाय, कंपनी ने निम्नलिखित तरीके से किसानों में असंतोष पैदा किया। नई भू राजस्व प्रणालियों, जमींदारी, रैयतबारी, महलवारी आदि के अंतर्गत कंपनी का सर्वोच्च भूस्वामी के रूप में परिवर्तन, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी भाग और बनारस में उम्मीदवारी, जमींदारी प्रणाली या भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दिया था। इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसे 1793 सीई में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। चिरस्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट यानी चिरस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी और मद्रास बनारस प्रेसिडेंसी में लगाया गया जमींदारी सिस्टम और जमींदारी या चिरस्थायी बंदोबस्त। इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। इसे क्या कहते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। ओके, परमानेंट सेटलमेंट किसने एस्टैब्लिश किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके,
It was introduced. It was introduced by Lord. Introduced by Lord Corn. Introduced by Lord Cornwallis. Okay, Lord Cornwallis द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट सेटलमेंट. ओके, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट. 1793 permanent settlement introduced by Lord Cornwallis and planned by John Shore. इसे प्लान किया था जॉन शोर ने. ओके, and planned by John Shore. Planned by John Shore. जॉन शोर द्वारा प्लान किया गया था और इसे इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में. जमींदार लैंड ओनर्स हु पेड. जमींदार वेरी लैंड ओनर्स, जमींदार लैंड ओनर थे. हु पेड, जिसने 10/11 ऑफ रेवेन्यू शेयर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसने 10/11 रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था. एंड 1/11 रेवेन्यू विथ हिम. जमींदार भूमि के मालिक थे जो ब्रिटिश सरकार को राजस्व का 10/11 हिस्सा देने थे और राजस्व का 1/11 हिस्सा अपने पास रखते थे. ओके, यह था परमानेंट सेटलमेंट की, स्थायी बंदोबस्त की पूरा कहानी. ओके, अब देखते हैं द रायतवाड़ी सिस्टम. रायतवाड़ी सिस्टम. रायतवाड़ी पद्धति was introduced in Baramahal, Rayashalima, non-Jamidari territories of Madras Presidency, Bombay Presidency, Kurg, Assam and Eastern Punjab. It was recommended by Munro. रायतवाड़ी पद्धति को रिकमेंड किया था मुनरो, वाइसरॉय मुनरो. ओके, सर्च एंड मुनरो एंड चार्ल्स रोइड. In the settlement, a direct settlement was made between government and the रायत. रायत कौन थे? रायत मतलब है कल्टीवेटर. बरामहल, रायलसीमा, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कुर्ग, असम और पूर्वी पंजाब के गैर जमींदारी क्षेत्र में शुरू की गई थी. ओके, इसको मुनरो, वाइसरॉय मुनरो और चार्ल्स रोइड ने की थी. इस समझौते में सरकार और रैयत, रैयत मतलब है किसान और सरकार के बीच सीधा समझौता किया गया था रायतवाड़ी में. ओके, नेक्स्ट द महलवाड़ी सिस्टम. महलवाड़ी सिस्टम में क्या था? इसको इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में इंट्रोड्यूस किया. महलवाड़ी सिस्टम was introduced in North India. Revenue settlement here was to be made by villages or started with landlords. The impose of heavy agricultural taxation in the form of rent. The British demand for supply of agriculture produces at nominal or no price. Monetization of economy through commercialization of agriculture, neglecting the great ancient and medieval irrigation system works. All this led to exploitation of peasantry by moneylenders, impoverishment of peasantry, breakdown of Indian village system,
deterioration of agriculture, pauperization of riot, occurrence of artificial famines. Ultimately, this all contributed to the peasantization process in the form of growth of landless classes like the tenant, sharecroppers, agricultural laborers, etc. It was introduced Mahalwari system. It was introduced in North India, उत्तर भारत में इंट्रोड्यूस किया था महलवारी प्रणाली का। यह राजस्व का निपटान गांवों या जमींदारों के साथ संपदा द्वारा किया जाता था। किराए के रूप में भारी कृषि कर लगाया जाना। ब्रिटिश सरकार कृषि उपज की नाममात्र या बिना किसी कीमत पर आपूर्ति की मांग करती थी। कृषि की व्यवसायीकरण माध्यम से अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण। प्राचीन एवं मध्यकालीन सिंचाई प्रणाली कार्य की उपेक्षा करना। इस सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है देखिए, साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों की दरिद्रता, भारतीय ग्राम व्यवस्था का विघटन, कृषि की दुर्दशा, रैयतों की दरिद्र, कृत्रिम अकाल की घटना, इस सब के परिणाम स्वरूप ये होने लगता है। ओके, अंततः इन सभी ने बटाईदारों, कृषि मजदूरों आदि जैसे भूमिहीन वर्ग के विकास के रूप में गैर किसानीकरण प्रक्रिया में योगदान दिया। द ट्राइबल कम्युनिटी, जनजाति समुदाय। The introduction of the concept of private property eroded the system of joint ownership of land, which is a symbol of tribal harmonious setup, and it ultimately led to increased tension in land relation. जनजाति समुदाय में निजी संपत्ति की अवधारणा के आने से भूमि के संयुक्त स्वामित्व की प्रणाली नष्ट हो गई, जो जनजाति समाज स्वयं पूर्ण व्यवस्था का प्रतीक है, और इससे अंततः भूमि संबंधों में तनाव बढ़ गया। इस सभी के बाद आते हैं द ड्रेन ऑफ कैपिटल एंड वेल्थ। द ड्रेन एंड कैपिटल, ड्रेन एंड कैपिटल एंड wealth, okay, drain in capital and wealth। देखते हैं, दादाभाई नौरोजी in his book Poverty and Un-British Rule in India in 1867, दादाभाई नौरोजी in his book Poverty and Un-British Rule in India in 1867 wrote, this term drain of wealth to describe the colonial exploitation of Indian economy. R.C. Datta in his Economic History of India in 1901 C also subscribed to the view of colonial exploitation. Drain, capital and wealth, okay. Poverty and un-British rule in India। पुस्तक किसने लिखा? दादाभाई नौरोजी ने लिखा। ओके, रिटन बाय दादाभाई नौरोजी। ओके, नौरोजी 1867 में। ओके,
1867 में दादाभाई नौरोजी ने प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखते हैं दादाभाई नौरोजी 1867 में। ओके, दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, वो है हिस्टोरी, इकोनॉमिक हिस्टोरी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्टोरी ऑफ इंडिया। ओके, इकोनॉमिक हिस्टोरी ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्टोरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? आर.सी. दत्त ने, आर.सी. दत्त ने लिखा इकोनॉमिक हिस्टोरी ऑफ इंडिया। कौन सी ईयर में? 1901 में। ओके, 1901 में, 1901 में लिखा आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Drain of wealth means drain of a portion of the national product of India to England without any profit. दादाभाई नौरोजी ने 1867 CE में अपनी पुस्तक गरीब और भारत में गैर ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया, दादाभाई नौरोजी ने 1867 में लिखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की औपनिवेशिक शोषण का वर्णन करने के लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द का प्रयोग किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द को पहले बार किसने प्रयोग किया? ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, वो है दादाभाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द पहले बार दादाभाई नौरोजी ने यूज़ किया था उसकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ओके, आर.सी. दत्त ने 1901 में अपनी पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास यानी इकोनॉमिक हिस्टोरी ऑफ इंडिया में आर.सी. दत्त ने औपनिवेशिक शोषण के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का अर्थ है भारत में राष्ट्रीय उत्पाद के एक हिस्से को, भारतीय राष्ट्रीय उत्पाद के एक हिस्से को बिना किसी लाभ के इंग्लैंड ले जाना। ओके, ड्रेन ऑफ वेल्थ की घटक था देशी शासनों। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की कंस्टिट्यूएंट है, देखिएगा, देशी शासकों से प्राप्त कर और उपहार, व्यापार के लूट से अर्जित लाभ, भारी कराधान के माध्यम से प्राप्त राजस्व, वेतन, पेंशन, निजी व्यापार के लाभ और गृह प्रभार आदि के रूप में यूरोपीय लोगों की इस सभी कॉन्स्टिट्यूएंट को ब्रिटिश के हितों की पूर्ति के लिए इंग्लैंड भेजे दिए जाते थे और भारत को पूंजी की कमी का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण अंततः भारत में विकास की कमी हुई। ये था इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। आज हमने ब्रीफली पढ़ा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिश उपनिवेशवाद में अर्थव्यवस्था में कैसे प्रभाव पड़ा है, इसको हमने डिटेल्स पढ़ा है, ब्रीफली पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।